हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे कि एसी परिपथ में कौन कौन से अवयव प्रयोग किए जाते हैं। तो एसी परिपथ में बेटा बेसिकली हम लोग 3 अवयव या एलिमेंट प्रयोग करते हैं। एक प्रतिरोध, एक बेटा इंडक्टर और एक कैपेसिटर यानी संधारित्र। इंडक्टर यानी कुंडली। तो एसी परिपथ में बेटा प्रयुक्त अवयव, एसी परिपथ में तो हम लोग बेटा 3 एलिमेंट प्रयोग करते हैं। 3 अवयव प्रयुक्त करते हैं बेटा। पहला हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहला जो है प्रतिरोध। प्रतिरोध को आप रेजिस्टेंस कहेंगे बेटा। और सिंबल बेटा, सिंबल जो है उसका ऐसे बना लें, ये है रेजिस्टेंस बेटा। आर से हम लोग व्यक्त करते हैं बेटा, ओम में मापते हैं। दूसर का बेटा इंडक्टर या प्रेरक कहेंगे बेटा। प्रेरक या इंडक्टर। और इसका सिंबल बना लें बेटा, ये कुंडली हो गई। और इसके प्रेरकत्व को एल से व्यक्त करते हैं बेटा, जिसे हेनरी मापते हैं। ठीक है, यही आपका प्रेरक है या इंडक्टर है। और इसी के प्रतिघात को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है बेटा वो आपका है संधारित्र। क्या है? हाँ बेटा, संधारित्र को बेटा हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको बेटा हम लोग ऐसे बनाते हैं। और इसकी धारिता को C से व्यक्त करते हैं बेटा, फैराड में मापते हैं। ये L हेनरी है बेटा, ये L क्या है? हेनरी में मापेंगे बेटा। और धारिता C को फैराड में मापते हैं। ठीक है ना। ये तीनों बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक में, इन तीनों को हम लोग जो है बेटा निष्क्रिय अवयव कहते हैं। ये कौन से अवयव हैं तीनों? बहुत पूछता है बेटा। ये तीनों जो है निष्क्रिय अवयव हैं। पूछता है कि ऐसे 2-4 नाम और दे देगा, पूछेगा इसमें कौन निष्क्रिय अवयव है। निष्क्रिय अवयव को हम लोग पैसिव भी बोलते हैं। पैसिव बेटा कंपोनेंट या एलिमेंट, जो भी आप कहें, एलिमेंट कह दें। तो पैसिव एलिमेंट है ये। यानी इलेक्ट्रॉनिक में ये माना गया है कि जो वोल्टेज और शक्ति का वर्धन करे, वृद्धि करे बेटा, उसे हम लोग जो है एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और जो बेटा इनमें वृद्धि न कर पावे उसे निष्क्रिय अथवा पैसिव एलिमेंट कहेंगे। तो ये जो है बेटा सहायक तो हैं, वोल्टेज व धारा और शक्ति को बढ़ाने घटाने में ये सहायता तो करते हैं,
लेकिन डायरेक्ट ये बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए इनको हम लोग जो है बेटा उनके साथ उपयोग तो ज़रूर करेंगे। जो हमारे एक्टिव अवयव हैं जो बोल्टता को और शक्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा, उनमें वृद्धि करेंगे, जिसको हम लोग जो है बेटा प्रवर्धक कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, उनमें ये मदद तो करेंगे, इनके बिना वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें हम लोग जो है डायरेक्ट जो है कहेंगे कि ये निष्क्रिय अवयव। समझ में आ रही बात ना? जो हमारा बेटा डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वो बढ़ाने का काम करता है, तो वो एक्टिव अवयव है, लेकिन वो सब भी इसके बिना काम नहीं कर पाते हैं, इनकी मदद से ही वो आगे बढ़ते हैं। पक्का है? अब हम लोग बेटा इन्हीं तीनों को अलग अलग अगर जोड़ेंगे तो हमारा बेटा जब हम लोग केवल परिपथ में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसे कहेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, और जब बेटा कुंडली लगाएंगे तो कहेंगे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, और केवल बेटा संधारित्र लगाएंगे तो कहेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ। अभी तो ये हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर बाद में बेटा किन्हीं दो को श्रेणी क्रम में लगा दिया, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया, फिर इन दोनों को लगा दिया, फिर तीनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो परिपथ में कुल कितना धारा बहेगी, परिपथ का कुल अवरोध कितना होगा, पावर फैक्टर तब कितना होगा, शक्ति कितना व्यय होगी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं बेटा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। कल आप लोग लिख भी लिए थे, आज उसकी भी चर्चा हो जाती है थोड़ा। तो पहला हम लोग ले रहे हैं बेटा शुद्ध बेटा प्रतिरोधी परिपथ। प्योर बेटा रेजिस्टिव सर्किट। तो उसका हम लोग चित्र बनाना चाहें बेटा तो ये रेजिस्टेंस ऐसे बना देते हैं, और ऐसे जो है V वोल्ट की यहाँ से AC सप्लाई दे देते हैं। ये हो गया आपका परिपथ, यहाँ से हम लोग AC सप्लाई दे रहे हैं बेटा V वोल्ट का, यहाँ से धारा I चलेगी। अब उसका नामकरण करने के लिए बेटा चूँकि रेजिस्टेंस में जा रही है इसलिए इसे हम लोग IR कहेंगे, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग VR कहते हैं अपनी जानकारी के लिए, ताकि नामकरण से हो जाएगा बेटा कि रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज है, उसे हम लोग अब आगे कहेंगे VR। R फॉर रेजिस्टेंस, V फॉर वोल्टेज। IR का मतलब रेजिस्टेंस से गुजरने वाली धारा है, ठीक है ना। अब बेटा R ओम है। अभी आपने कहा कि बेटा वोल्टेज व धारा इन फेज होते हैं। ओम साहब ने ऑलरेडी बताया बेटा कि V समान अनुपाते I होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें बेटा तो ये तो आपका परिपथ हो गया, सर्किट हो गया, और इधर इसका सदिश आरेख बना लें। क्या बना लें? सदिश आरेख। तो सदिश आरेख में बेटा V समान अनुपाते I है, यानी कहने मतलब कि जब वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगा तो धारा भी अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगी। यानी रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं बेटा कि वोल्टेज व धारा इन फेज होते हैं, उनमें कलांतर 0 होता है। तो अब इनको अगर सदिश आरेख है बेटा, इनको व्यक्त करना है तो हम लोग जो है बेटा ऐसे व्यक्त करते हैं, एक सीधी लाइन से व्यक्त करते हैं बेटा, और ऐसे तीर बना दिया, यही हो गया आपका VR, और इसी से आपकी धारा भी हो गई IR। अब कोई कलांतर नहीं है, चाहे ऐसे व्यक्त करें अथवा कोई बच्चा जो है, कोई लड़का ऐसे भी व्यक्त कर सकता है बेटा। ये है आपका VR बेटा, और ऐसे ये हो गया आपका IR, कोई कोण नहीं। तो कलांतर शून्य, ये हो गया सदिश आरेख। अब इसमें बेटा जो आप पहली पॉइंट लिख रहे हैं, इसमें पहली पॉइंट आपने लिखा
कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में या इस परिपथ में बेटा वोल्टेज बेटा V का मतलब VR या V वह धारा I बेटा एक ही कला में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही कला में होते हैं या इन फेज होते हैं। एक ही कला में होते हैं बेटा। एक ही कला का मतलब इन फेज होते हैं। अब बेटा जब एक ही कला में होंगे बेटा तो अगली पॉइंट बेटा कलांतर। कलांतर को कहेंगे बेटा फेज डिफरेंस। क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस बेटा, और फाई से डिनोट करेंगे। फाई बराबर 0 हो गया। चलिए बेटा आगे जब एक ही कला में होते हैं बेटा तो अगली पॉइंट आप लिखेंगे तो वोल्टेज का तात्क्षणिक समीकरण बेटा क्या हो जाएगा? वोल्टेज का या तात्कालिक समीकरण बेटा। तात्क्षणिक समीकरण या तात्कालिक समीकरण बेटा या इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो तात्क्षणिक समीकरण हो जाएगा बेटा, लिखेंगे स्मॉल v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा बेटा इतना वोल्ट। क्या हो जाएगा? दिख रहा भाई? ऐसे ही बेटा धारा का तात्क्षणिक समीकरण हो जाएगा बेटा स्मॉल I बराबर I मैक्स साइन बेटा ओमेगा टी। अब चूंकि बेटा ना कोई आगे चल रहा है ना कोई पीछे चल रहा है तो दोनों का ओमेगा टी ही रहेगा। कोई आगे चलता बेटा तो लिख देते ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पीछे चलेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है ना? अग्रगामी रहेगा बेटा तो प्लस होगा और पीछे चल रहा है तो उतना कोण उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। ये आ जाएगा बेटा इतना एम्पियर। अगली पॉइंट बेटा कलांतर शून्य है बेटा, इसलिए पावर फैक्टर। तो लिख लें बेटा पावर फैक्टर PF बराबर है बेटा cos फाई। देखिए बेटा धारा व वोल्टेज के बीच पावर फैक्टर की आपने परिभाषा बेटा लिखा कि धारा व वोल्टेज के बीच बने कोण का, या उसे हम लोग कहते हैं कलांतर या फेज डिफरेंस कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो यही कलांतर फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से बेटा इसी फाई का देखिए यहाँ कास मैंने ले लिया, हो गया कास फाई, यही हो गया पावर फैक्टर। तो अब परिभाषित आप लोग कर लेंगे कि बेटा V व I के बीच कलांतर या फेज डिफरेंस फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। इस प्रकार से हो गया पावर फैक्टर बराबर कास फाई बराबर हो गया बेटा फाई का मान 0 है तो लिखेंगे कास 0, और कास 0 का मान अधिकतम 1 होता है मैक्सिमम बेटा। तो इस तरह से हमारा जो पावर फैक्टर है बेटा वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में सबसे अधिक है और वो है 1। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भाई पावर फैक्टर संधारित्र में सबसे अधिक होगा
कि कुंडली में अधिक होगा कि प्रतिरोध में अधिक होगा बेटा, तो आप कहेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सबसे अधिक होता है 1 होता है। पावर फैक्टर का मान बेटा अधिकतम 1 है और न्यूनतम 0। तो पावर फैक्टर जो है हमारा 0 और 1 के बीच में ही वेरी करता है, और इंडिया में इसका मानक मान जो है बहुत पूछता है कभी कभी, तो इंडिया में बेटा पीएफ का बेटा मानक मान आपको मालूम है, मानक मान बेटा वो है 0.8। इसका कोई मात्रक नहीं है बेटा, क्योंकि कास 30/45 या साइन 30/45 का जो मान आता है बेटा वैसे आता है 1/2 करणी में 1, माने करणी में ऐसे 1 करणी में 2 ऐसे मान आता है, तो उसका कोई मात्रक नहीं है, वैल्यू है केवल, तो इतना रखते हैं। अब बेटा व्यय शक्ति हो जाएगा, अगला परिपथ की व्यय शक्ति, तो लिखेंगे बेटा शक्ति, व्यय शक्ति P बराबर हो जाएगा बेटा VI cos फाई बेटा, और फाई का मान 1 है, इतना वाट आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, या जो भी पावर फैक्टर रहेगा बेटा उसका गुणा हो गया। यहाँ पर 1 है बेटा, तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे तो VI वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, बराबर VI वाट। जब तक पावर फैक्टर का गुणा नहीं होगा इसका, तब तक वाट में नहीं आएगा। अब हम लोग बेटा इसका जो ओमिक मान है वो R ओम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ओमिक मान R ओम लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा प्रतिरोध जो है I²R से ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा, हैं? तो ये शक्ति लाश भी करेगा। ये क्या करेगा? हाँ, ये शक्ति लाश भी करेगा, और सारी शक्ति का मान इतने आएगा। तो शक्ति लाश जो करेगा बेटा, शक्ति लाश बेटा करेगा, शक्ति लाश बराबर हो जाएगा बेटा I²R वाट। ये दोनों बातें बराबर हैं, चाहे इससे ज्ञात करेंगे उतने मान आएगा, I²R से ज्ञात करेंगे तब भी मान उतने आएगा। शक्ति लाश इतना हो गया बेटा। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसमें मैक्सिमम धारा कितनी बहेगी, तो बेटा हम लोग लिखेंगे I मैक्स बराबर V मैक्स बटे R। क्या लिखेंगे? I मैक्स बराबर बेटा हाँ V मैक्स बटे R, इतना एम्पियर। तो ऐसे हम लोग बेटा ज्ञात कर लें। चलिए, एक हो गया, सारी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा लेते हैं बेटा प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ बेटा। सेकेंड अब हम लोग ले रहे हैं ये वाला बेटा, इसकी चर्चा हो गई, अब ये ले रहे हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ बेटा। शुद्ध को अंग्रेजी में कहेंगे प्योर, इसको कहेंगे इंडक्टिव बेटा सर्किट, CIRCUIT, ऐसे बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब यहाँ पर अगर हम लोग सर्किट बनावे बेटा, तो यहाँ पर अब R के जगह पर क्या लगा देंगे, तो आप चित्र अलग बना लीजिएगा बेटा। यहाँ पर अब हम लोग जो है कुंडली लगा देते हैं, और कुंडली का जो बेटा प्रतिघात है उसे एक्सएल से डिनोट करेंगे, और एक्सएल बराबर होता है 2πFL ओम बेटा। ठीक, अब इसके वोल्टेज को बेटा हम लोग VL कहेंगे, और इसमें बहने वाली धारा को क्या कहेंगे? IL कहेंगे।
ठीक। अभी ये सदिश आरेख बेटा हम लोग आगे बनाते हैं। अब इसका सदिश आरेख कैसा हो जाएगा, तो इसका सदिश आरेख हम लोग बनाए बेटा। तो अभी आपने कहा कि भाई इसमें जो है वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, अथवा कोई लड़का कह सकता है बेटा कि वोल्टेज से धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। तो दोनों बातें, तो आप सदिश आरेख अगर इसका बनावें बेटा, तो अगर वोल्टेज से धारा 90 अंश पश्चगामी होती है अगर वो, तो बेटा पहले अगर हम लोग वोल्टेज को ऐसे खींच दें बेटा और इसके वोल्टेज को VL कहें, तो धारा जो है इससे 90 अंश जो है आपकी पश्चगामी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ये हो गई बेटा IL। पश्चगामी है बेटा तो नीचे की ओर खींचेंगे ना, हाँ ऊपर की ओर खींच देंगे तो हाँ ऊपर प्लस होता है तो अग्रगामी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में आप हमेशा पढ़ते हैं बेटा ऐसे, तो इधर जो है प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे माइनस और इधर माइनस। तो अगर ऐसे नीचे खींच देंगे बेटा तब ये जो है पश्चगामी होगा, और ऊपर की ओर अगर खींच देंगे तो अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये यही कलांतर कोण बेटा, ये जो फाई है यही है फाई, और यहाँ फाई का मान दिख रहा है कै अंश है, 90 अंश। तो ये क्या बता रहा है बेटा कि वोल्टेज की अपेक्षा कुंडली की धारा 90 अंश पश्चगामी है। अथवा कोई लड़का इसी को अगर ऐसे बना दिया बेटा, पहले जो है उसने क्या किया बेटा कि पहले उसने धारा को खींच दिया, ठीक है ना बेटा, IL को खींच दिया, तब इससे जो है उसका वोल्टेज क्या है 90 अंश अग्रगामी है। तो आपका जो है ऐसे बेटा ये वोल्टेज VL हो जाएगा, और ये जो है 90 अंश अब कहेंगे कि धारा से वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं सदिश आरेख बेटा, दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनावें चाहे ऐसे बनावें। क्लियर हो गया। अब देखें तो हम लोग लिखेंगे बेटा कि इस परिपथ में यानी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टेज V बेटा धारा I से बेटा लिखेंगे धारा I से 90 अंश या बेटा π/2 रेडियन। π/2 रेडियन बेटा क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो लिख लें अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है बेटा। अब कलांतर फाई का मान यहाँ पर कितना है बेटा 90 अंश। तो यहाँ पर लिख लें कलांतर फाई, हाँ, या फेज डिफरेंस बेटा सेकेंड पॉइंट हो गई, कलांतर फाई बराबर 90 अंश बेटा, ठीक है ना। धारा व वोल्टेज के बीच बेटा, वोल्टेज व धारा के बीच जो कोण बनता है उन्हीं को हम लोग फेज डिफरेंस या कला कोण में अंतर कहते हैं, और फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई का मान आ गया 90 अंश। अब वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण अगर हम लोग लिखें बेटा, तो वो लिखेंगे V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो उससे धारा बेटा 90 अंश पीछे चल रही है, तो धारा का तात्क्षणिक समीकरण हो जाएगा I बराबर I मैक्स कोष्ट में बेटा हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे हो जाएगा। 90 अंश को बेटा हम लोग रेडियन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे π/2 रेडियन बेटा। तो यहाँ पर अब इस सूत्र को देखने से ही पता लग रहा है बेटा कि
धारा जो है पीछे चल रही है। कितना? π/2 रेडियन, 90 अंश। तो ये इसको देख कर ही हम लोग जान जाएंगे कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ठीक है। अब पावर फैक्टर कितना हो गया बेटा? तो इसी का बेटा फाई का कास ले लेंगे। ठीक है ना बेटा? परिभाषित आपने किया ही कि यदि कलांतर कोण फाई का कास ले लिया जाए, फाई का कास ले लिया जाए, तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। अतः पावर फैक्टर बराबर कास फाई बराबर कास कितना है बेटा? कै अंश है? फाई का मान 90 अंश। तो यहाँ पर बेटा हम 90 अंश रख दे रहे हैं। कास 90 बराबर कितना होता है? 0 होता है। कास 90 का मान 0 होता है, तो बराबर 0। अब बेटा परिपथ की व्यय शक्ति बेटा VI cos फाई वाट से अगर चलें बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे VI cos 90। कितना लिखेंगे? VI cos 90 रखेंगे बेटा, और cos 90 का मान 0 होता है। 0 से गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा बेटा 0 वाट। क्या आ गया? 0 वाट। ये बता रहा है बेटा कि कुंडली AC पर अपना गुण तो व्यक्त करेगी, स्वप्रेरण की घटना करेगी, उल्टे धारा बहाएगी, सब कुछ करेगी AC पर, लेकिन बिना शक्ति व्यय किए, बिना शक्ति का लॉस किए बिना ये सारा काम करेगी। तो यही बात आप लोगों को बताते हैं बेटा कि जो काम प्रतिरोध करता है धारा को रोकने का काम, लेकिन वो क्या करता? I²R से उष्मा बनाकर उड़ाता है। लेकिन कुंडली भी वही काम करती है, AC को रोकने का काम करती है। मेन धारा के विरोध में एक बेटा जो है अपनी प्रेरित धारा बहाकर और उसके मान को घटाने का काम करती है। बढ़ती है तो बढ़ने नहीं देती है, घटती है तो घटने नहीं देती है, माने हर तरह से विरोध करती है। इसलिए इसकी तुलना, कुंडली की तुलना हम लोग जड़त्व से करते हैं। ठीक है ना बेटा? जैसे जड़त्व में क्या कहता है कि जो जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहे। कोई पिंड यदि गतिशील है तो वो उसी चाल से चलता रहे, अपनी चाल को बदले न, और स्थिर है तो स्थिर रहे। तो वैसे ये भी कुंडली क्या कहती है कि मेन धारा जो यहाँ से चलेगी वो अगर बढ़ाएंगे बेटा तो उसको बढ़ने नहीं देती है, इसके उल्टे प्रेरित धारा बहकर उसके बढ़ने का विरोध करती है और कहती है कि जितने एम्पियर की बह रही हो उतने एम्पियर की बहो। यानी कहने मतलब जैसे जड़त्व तो कहता है कि जिस गति से चल रहे हो उसी गति से चलो, और जब मेन धारा को बेटा घटाते हैं तो घटने नहीं देती है, फिर इसी के दिशा में हमारी प्रेरित धारा भी बहने लगती है और उसका सपोर्ट करने लगती है कि अब घटो नहीं, जितने की बह रही हो उतने की बहो। इसलिए इसकी तुलना हम लोग, कुंडली की तुलना जड़त्व से करते हैं। स्वप्रेरण की घटना को हम लोग किससे तुलना करते हैं? जड़त्व से। तो ये भी जो है बेटा देखिए प्रतिरोध की तरह से ये भी धारा को रोकने का काम करता है, लेकिन बेटा ये बिना जो है शक्ति व्यय किए, 0 वाट की शक्ति, कुंडली जो है बिना शक्ति व्यय किए ही धारा को रोकने का काम करती है या नियंत्रित करने का काम करती है। अब बेटा शक्ति लॉस इसमें चूंकि R है ही नहीं, I²R देखिए इस कुंडली में कहीं R का जिक्र है नहीं, 2πFL ओम है इसका, इसमें रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, इसलिए I²R का मान इसके लिए 0 है। शक्ति लॉस कितना हो गया? ये दोनों बातें एक ही हैं बेटा, चाहे आप व्यय शक्ति कहिए अथवा शक्ति लॉस कहिए, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो फिर उतने आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है बेटा अब चूंकि कुंडली में कोई R होता ही नहीं है तो R का मान 0 है, तो शक्ति लॉस भी आपका 0 है। ठीक है? अब आगे बेटा आपने लिखा बेटा कि कुंडली का प्रतिघात
अगली पॉइंट क्या लिखा? हाँ बेटा, कुंडली का प्रतिघात। प्रतिघात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाँ हाँ बेटा, इंडक्टिव। इंडक्टिव बेटा रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा, और इसे जो है एक्सएल से डिनोट करते हैं, और इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं एक्सएल बराबर 2 पाई FL ओम बेटा। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है एक्सएल बराबर 2 पाई FL ओम। मापेंगे ओम में ही बेटा, लेकिन इसे कुंडली का प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, इसे कहते हैं कुंडली का प्रतिघात। और परिभाषित करते हैं कि धारा के बहाव में बेटा AC धारा पर ये काम करती है, तो हम लोग कहते हैं AC धारा के बहाव में कुंडली जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे कुंडली का प्रतिघात कहते हैं, एक्सएल से व्यक्त करते हैं, और इसका मान हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, एक्सएल बराबर 2 पाई FL ओम। यह बेटा फ्रीक्वेंसी है, पाई का मान जो है 3.14 है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी F का मान है बेटा वो 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ F का मान 50 रखेंगे, और L जो है स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व है हेनरी, तो वो मान रख देंगे। तो कुंडली कितना अवरोध उत्पन्न करेगी, कै ओम का अवरोध उत्पन्न करेगी, या आप कहेंगे उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना ओम का हो जाएगा, तो इस फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछे कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ जाएगा, प्रेरकत्व यल बढ़ाने से बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा प्रेरकत्व जो है वो ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा बेटा, और कम प्रेरकत्व वाली कुंडली कम अवरोध उत्पन्न करेगी। क्लियर हो गया? आगे बेटा, परिपथ की अधिकतम धारा। परिपथ की, हाँ बेटा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा को बेटा हम लोग कहेंगे I मैक्स। तो I मैक्स बराबर हो जाएगा बेटा V/R से। किससे होता है? ओम का नियम कहता है V/R, V बराबर IR होता है, तो यहाँ V मैक्स ले लेंगे, बराबर हो गया बेटा V मैक्स बटे इसका ओमिक मान XL है, तो यहाँ बटे लिख देंगे XL। क्या लिख देंगे? हाँ, तो इस तरह से ये समझने के लिए बताए, ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है, इसलिए I बराबर V/R लिख देंगे। तो इस तरह से बेटा आपका ये मान हुआ कि I मैक्स बराबर V मैक्स बटे कुंडली का प्रतिघात लेंगे, यहाँ R के जगह पे XL लेंगे। अथवा इसी को कोई लिख सकता है बेटा कि V मैक्स बटे बेटा XL का मान होता है 2 पाई FL। अथवा बेटा इसी को कोई लिख सकता है 2 पाई F बराबर ओमेगा भी होता है, तो लिख सकता है V मैक्स बटे ओमेगा L, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना एम्पियर आएगा भाई, क्या? ये सब बातें हुई बेटा। क्लियर हो गया? अब अगला बेटा हम लोग तीसरा लेंगे, कैपेसिटर या संधारित्र वाला परिपथ। तो मिटा देते हैं, यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं बेटा शुद्ध, प्योर। कौन सा? हाँ, धारितीय परिपथ। शुद्ध धारितीय परिपथ बेटा, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे प्योर कैपेसिटिव बेटा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट बेटा। अब यहाँ पर जो है कुंडली के जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे? संधारित्र लगा देंगे बेटा। तो लगा दिया यहाँ संधारित्र।
संधारित्र के वोल्टेज को बेटा VC कहेंगे, क्या कहेंगे, और धारा को IC कहेंगे। धारा को क्या कहेंगे, IC कहेंगे। और इसके प्रतिरोध को, अवरोध को बेटा जो डालेगा, यानी जिसे हम लोग प्रतिघात कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, उसे कहेंगे XC। और XC बराबर होता है बेटा 1/2 पाई FC, इतना ओम होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि वोल्टेज से धारा जो है 90 अंश अग्रगामी होती है। तो इसका अगर हम लोग सदिश आरेख बनावें बेटा, तो सदिश आरेख जब बनाएंगे बेटा, तो इसका सदिश आरेख देखिए। पहले अगर वोल्टेज का हम लोग बनावें बेटा, तो ये हो गया आपका VC, और इससे धारा बेटा आपकी 90 अंश अग्रगामी है, तो ये हो गई बेटा धारा IC। और ये जो ऊपर की ओर खींच दिया तो अग्रगामी हो गई, ये कोण फाई हो गया बेटा, और फाई बराबर हो गया कितना, हाँ बेटा 90 अंश। फाई बराबर 90 अंश, या हो गया बेटा π/2 रेडियन। π/2 रेडियन भी कहेंगे बेटा, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो अब यही लिखेंगे बेटा कि इसमें वोल्टेज से धारा I 90 अंश या π/2, वोल्टेज V से बेटा, वोल्टेज V से धारा I बेटा 90 अंश या π/2 रेडियन अग्रगामी होती है। लिख लिया। शुद्ध धारितीय परिपथ में बेटा, या इस परिपथ में वोल्टेज V से धारा I 90 अंश अग्रगामी होती है। तो कलांतर फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, तो फेज डिफरेंस फाई बराबर 90 अंश बेटा, 90 अंश या π/2 रेडियन बेटा। अगला हो गया वोल्टेज का तात्क्षणिक मान बेटा। तो लिखेंगे तात्क्षणिक समीकरण बेटा, यदि लिखेंगे V बराबर, क्या लिखें बेटा, स्मॉल v। तात्क्षणिक मान को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल v बराबर V मैक्स साइन ओमेगा t बेटा, इतना आएगा वोल्ट। क्लियर हो गया। तो बेटा धारा के लिए क्या समीकरण हो जाएगा, धारा I बराबर हो जाएगा I मैक्स साइन ओमेगा t प्लस π/2 बेटा। हाँ बेटा, इतना एम्पियर हो जाएगा। धारा बेटा इतना आगे चल रही है, 90 अंश से लीड कर रही है, तो इस कोण में बेटा हम लोग 90 अंश और जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब ये देखने से ही पता लग जाएगा कि धारा वोल्टेज की अपेक्षा π/2 रेडियन से लीड कर रही है, अग्रगामी है, आगे चल रही है। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर जो पावर फैक्टर बेटा आपने लिखा था कि हाँ बेटा, इंडक्टिव सर्किट में या कुंडली में चूँकि धारा पीछे है बेटा, इसलिए पावर फैक्टर 0 तो है, लेकिन ये 0 और पश्चगामी है। 0 और, हाँ बेटा, ये अभी आप नहीं लिखे थे तो लिख लीजिए। इंडक्टिव सर्किट में यानी कुंडली वाली सर्किट का ही अभी ये लिखा हुआ, अभी मिटाने जा रहे हैं। तो पावर फैक्टर जो है, चूँकि बेटा कुंडली में धारा 90 अंश पीछे चल रही है, अपनी जानकारी के लिए आप लोगों को लिखाया गया बेटा कि जब धारा अग्रगामी होती है तो पावर फैक्टर जो है लीडिंग होता है, और जब धारा जो है बेटा पश्चगामी हो जाती है तो हमारा पावर फैक्टर भी लैगिंग हो जाता है या पश्चगामी हो जाता है।
तो उसमें हमारा धारा जो है पीछे चल रही थी 90 अंश से, तो हमारा पावर फैक्टर 0 तो होगा, लेकिन पश्चगामी कहा जाएगा या लैगिंग कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बेटा इसमें पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कास फाई, फाई का मान ये है बेटा, तो लिखेंगे अगली लाइन में कास 90, कास 90 का मान 0 है बेटा, तो लिख दिया 0। लेकिन ये क्या है बेटा, अग्रगामी है, धारा हमारी लीड कर रही है, 90 अंश से आगे चल रही है, इसलिए संधारित्र में जो है वो पावर फैक्टर 0 तो होगा, लेकिन अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी होगा बेटा। क्लियर हो गया। अब बेटा पावर कितना होगी, तो वी आई कास 90, कास 90 का मान 0 होता है, 0 से गुणा करेंगे 0 वाट, यानी संधारित्र भी जो है बिना शक्ति व्यय किए या बिना शक्ति का लॉस किए एसी पर अपना कार्य करता रहता है, और डीसी के लिए तो ये अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर देता, अपने अंदर से डीसी को बहने ही नहीं देता। इसीलिए इन दोनों का हम लोग जो है फिल्टर सर्किट में प्रयोग करते हैं। फिल्टर सर्किट अभी आएगी बेटा, जैसे हम लोग फिल्टर का प्रयोग घर में छननी, फिल्टर का मतलब छानने वाला, जैसे छननी का प्रयोग करते हैं बेटा छानने के लिए, चाय है, शरबत है, तो हम लोग छननी का प्रयोग करते हैं। और वैसे बड़ी छननी का प्रयोग करते हैं, कंकड़ गिट्टी निकालना है बेटा, तो हम लोग जो है हाँ बड़े छननी का प्रयोग करते हैं, उसको झरना वगैरह बोलते हैं ना। तो ऐसे है बेटा। तो ऐसे ही ये भी जो है, जब आप जो है बेटा दिष्टकारी का उपयोग करेंगे, केवल सुन लीजिए, जब हम लोग बेटा दिष्टकारी का उपयोग करते हैं, यानी जो एसी को डीसी में बदलता है, जैसे मोबाइल से आप चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल क्या करता है, एसी के 220 वोल्ट को हमारे जो घर में आ रहा है बेटा, उसे आपकी बैटरी अगर मोबाइल की 6 वोल्ट की है, तो उसे 6 वोल्ट के डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब ये कन्वर्ट करेगा बेटा, तो कन्वर्ट करने का काम है, यदि डायोड कर रहा है, पीएन संधि डायोड कर रहा है, तो वही हमारा दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है। डायोड हमारा क्या है, हाँ वही दिष्टकारी है। अब लेकिन इस डायोड से जो हमें मिलेगा बेटा, वो डीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ अंश एसी का भी मौजूद रहता है, कुछ एसी के भी घटक उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो अब क्या करना है, उस एसी को हमें अलग करना है, और फिर जब एसी अलग हो जाएगी बेटा, तो हमें शुद्ध जो डीसी मिलेगी, उसे अब मोबाइल में जो है चार्जिंग में आपको डालना। तो इस तरह से जब हमारा डायोड बेटा डीसी यानी दिष्टकरण की क्रिया करता है, तो उससे प्योर डीसी प्राप्त नहीं होता, बल्कि डीसी के साथ साथ कुछ अंश जो है एसी के भी मौजूद रहते हैं। उन्हें फिर अलग करने के लिए हम लोग जो है इसका बेटा प्रेरक का यानी कुंडली का और संधारित्र का उपयोग करते हैं, और ये जो है उनको अलग करने का काम करते हैं। इसलिए इन दोनों को हम लोग फिल्टर सर्किट में प्रयोग करते हैं, और एज ए फिल्टर इन दोनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि ये जो है एसी पर तो काम करेगी, एसी के मान को उल्टे धारा बहाकर कम कर देगी, लेकिन डीसी को बोलेगी नहीं। और इसका आपने देखा संधारित्र तो एसी को जाने देगा, ठीक है ना। संधारित्र जो है बेटा एसी को जाने देगा, और संधारित्र का जो प्रतिघात होता है, संधारित्र का जो बेटा प्रतिघात होता है, यानी हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात बेटा अंग्रेजी में कैपेसिटिव कहेंगे। कैपेसिटिव बेटा रिएक्टेंस, और इसे एक्सी से डिनोट करेंगे। एक्सी बराबर है 1/2 पाई एफसी ओम बेटा। क्या है, तो यही देखिए ना कि ये जो है बेटा
AC के लिए, AC में ही फ्रीक्वेंसी है, तो AC की फ्रीक्वेंसी बेटा जितने ज़्यादा होगी, ज़्यादा से 1 में भाग देंगे, भाग बहुत कम बार जाएगी, अतः संधारित्र का जो ओमिक मान है बेटा, अवरोध करने वाला मान है, वो बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 है और संधारित्र की धारिता बेटा 2 ही है, तो 50 दूना 100 हो गया, 100 दूना 200 हो गया, 200 में 3.14 का गुणा करेंगे तो 600 समथिंग हो जाएगा। जब 1 में 600 समथिंग से भाग दे देंगे तो ओमिक मान बहुत कम हो जाता है। इस तरह से कहते हैं कि बड़े संधारित्र तो जो है AC के लिए एकदम सुगम पथ प्रदान कर देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, सीधे जाने देते हैं। लेकिन DC में क्या है बेटा, DC की फ्रीक्वेंसी 0 है। अब डालेंगे 0 से बेटा अनंत हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि DC की फ्रीक्वेंसी 0 है बेटा, अतः DC पर जो है संधारित्र काम नहीं करता है, DC के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। तो जब अनंत कर देगा तो DC जो है इसी प्लेट पर जाएगी, रुक जाएगी, इधर आगे जेबे नहीं करेगी। इस तरह से DC को ये रोक देती है, यहीं बाईपास कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, बैरियर लगा के रोक देते हैं और कहते हैं इधर से नहीं जाना है, आपको अब इधर से जाना है, बाईपास होइए इधर से। अब शहर में देखिए जाने से बड़ी गाड़ियों को, बस है, ट्रक है, उस पर बैन है कि भाई इधर एंट्री नहीं है, तो वही काम ये भी करेगा। जहाँ इसको लगा देंगे तो कहेगा तुम तो जाओ, तुम AC हो, तुम जाओ, लेकिन DC को क्या कहेगा, हाँ अनंत प्रतिरोध, अब कहेगा तुम बाईपास पकड़ो, ऐसे। तो इस तरह से ये हमारा जो है बेटा AC और DC को हम लोग अलग कर लेते हैं और फिर शुद्ध DC का हम लोग जो है चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में प्रयोग करते हैं। तो आइए बेटा आगे हम लोग चलते हैं बेटा। तो शक्ति लाश भी इसका जो है बेटा हमारा जो है आएगा I²R से, तो इसमें भी देखिए कहीं R का जिक्र है नहीं, तो वो 0 है बेटा। अब इसका धारितीय प्रतिघात कितना हो जाएगा, तो Xc बराबर 1/2 पाई FC। बहुत प्रश्न पूछता है, चूँकि ये फार्मूला आपके दिमाग में नहीं रहता, ऐसे हिंदी में दे देगा कि धारितीय प्रतिघात, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो धारितीय प्रतिघात घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये फार्मूला दिमाग में सोचेंगे बेटा कि फ्रीक्वेंसी का रहा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा से भाग देंगे और भाग कम बार जाएगी तो प्रतिघात Xc का मान कम हो जाएगा। पूछता है कि यदि संधारित्र की धारिता बढ़ा दी जाए तो संधारित्र का प्रतिघात क्या होगा, तब भी घट जाएगा, ज़्यादा C से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग परिवर्ती संधारित्र बेटा का प्रयोग करते हैं, जिसका घुंडी घुमा कर बेटा हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं, उसका संधारित्र का मान बेटा सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे है बेटा। अब जो है परिपथ की अधिकतम धारा बेटा, तो लिखेंगे I max बराबर V max बटे क्या लिखेंगे, उसका ओमिक मान बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे Xc, ठीक है ना। और Xc बराबर अब आप लिखेंगे बेटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो Xc बराबर अब होता है बेटा, लिखेंगे V max बटे बेटा ये पाई लंबी, अब Xc बराबर होता है 1/2 पाई FC, ऐसे लिख लेंगे। अथवा बेटा इसी को बात को ऐसे लिखेंगे तो 1/2 पाई F का मान हो गया बेटा ओमेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1/ωc, ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली पाई बड़ी करके। तो यही हो गया अधिकतम धारा के लिए बेटा सूत्र। तो कुछ बातें समझ में आई। चलिए बेटा, तो अब हम लोग जो है अगला टॉपिक लेते हैं कि किन्हीं दो को एक साथ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।